जो टैंकी में जो छात्र चढ़े हैं वो कह रहे हैं कि साहब उनकी डिमांड है कि आप हमारी आयु सीमा बढ़ा दीजिए, खासकर वो पुलिस भर्ती मामले में। तो क्या उनकी डिमांड जस्टिफाइड है और इसको कंसिडर किया जा सकता है? नहीं, अगर 2 साल बढ़ाने में ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, होनी नहीं चाहिए। कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप विज्ञप्ति निकालते हैं उसके साथ साथ कुछ सिलेबस भी देते हैं, तो उससे अगर अलग सवाल आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। इस पे आयोग क्या कर रहा है? एक्सपर्ट आने चाहिए ताकि बहुत अच्छा पेपर डिज़ाइन हो सके। तो कई लोग ये भी कहते हैं यूके SSSC जिस तरह से गलत वजहों से खबरों में आया, जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो कतराते हैं, उनको लगता है कि वो हम अपना नाम काम कराएं। ऐसा कुछ है क्या? जो काम उत्तराखंड के नव निर्माण से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वो 1.5 साल तक अभी तो उसमें फैसला नहीं होगा। मान लीजिए आप यूके SSSC को रिफॉर्म करना चाहते हैं मार्तोलिया साहब, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते ना, आपको सपोर्ट चाहिए सरकार का, आपको सपोर्ट चाहिए शासन का। अगर ये 2 कड़ी आपके साथ बराबर नहीं काम करेंगी तो फिर आप तो रिफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। अरे सही बात है क्या? ईडी यूके SSSC से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। तो कभी कहते हैं ना कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है, तो यूके SSSC के मामले में मैं कहूँगा आधा सच है। बिकॉज मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। सपोज 2014 से 2022 तक ऑलमोस्ट 82 एग्जाम्स हुए। ये माना जा रहा है कि 8 से 10 हज़ार भर्तियां हुई होंगी ना। सवाल ये है कि जब पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था तो ये 8 से 10 हज़ार, इसमें से भी ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस सिस्टम को घुन की तरह खा रहे होंगे। तो ये कभी सच बाहर आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि भाई इन लोगों का कैसे हुआ? बिकॉज क्या था, सिस्टम तो कॉम्प्रोमाइज था, ये तो क्लियर है। देखिए, अगर आप थैला लेके घूमेंगे तो कोई भी ले लेगा ना पैसा आपसे। आप अपने पर विश्वास करो, अपने मेहनत पे विश्वास करो। मतलब आप हाकम पे विश्वास मत करो, बस अपने पे करो विश्वास। बट हाकम तो एक बहुत स्मॉल फिश था ना सर। हाकम को जरूर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है इन्होंने नकल का, बट वो तो मुझे लगता है एक बहुत स्मॉल फिश था। हाकम के ऊपर कितने हाकम थे ये कब आपको नहीं लगता? आपको भी जिज्ञासा नहीं होती कभी जानने की, यार हाकम का असली हाकम कौन था आखिर? ये भी तो पता लगना चाहिए। अब ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे होंगे, STF कर रही है, कोई भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन हाकिम सिंह का इन्वॉल्वमेंट बहुत पहले हो गया था यहाँ। ये जो बेरोजगार संघ है, चाहे कुछ भी करें आजकल, लाठी भी खा सब कर रहे हैं लोग, लेकिन एक बहुत बड़ा नहीं लगता कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को बाहर किया। कम से कम कुछ गंदगियाँ साफ हुई, कम से कम कमीशन अलर्ट हो गया कि हाँ कोई हमको देख भी रहा है। कितने लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं आप? अभी इस दिसंबर तक हम लोग करीब 2100 लोगों को नौकरी तो हम दिसंबर तक कंप्लीट कर रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है, कुछ लोगों का ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है लगातार सितंबर 2025 तक, करीब 4900 के आसपास वो पद है, 5000, जिसमें मेजर मतलब हमारे यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस है, फॉरेस्ट है और सिंचाई है। अब आप सोचिए, हाँ। जो सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज फुलफिल कर रहा है उसकी अपनी वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हुई है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो मैं क्या ये मानूं कि यूके SSSC पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त है पूरी तरह से? किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके ऊपर नहीं है? नमस्कार, देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं यूके SSSC के चेयरमैन GS मार्तोलिया साहब। जब कल हमने स्टूडेंट से ये जानना चाहा कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास 1000 से ज्यादा सवाल आए हैं यूके SSSC के चेयरमैन साहब के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर सवालों को हम अपने इस पॉडकास्ट में लें। बहुत धन्यवाद सर आपका देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट पे आने के लिए, और आपके लिए सवालों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। लेकिन जो आज की हेडलाइन है अखबारों की, वहीं से शुरू करते हैं। जो टैंकी में जो छात्र चढ़े हैं वो कह रहे हैं कि साहब उनकी डिमांड है कि आप हमारी आयु सीमा बढ़ा दीजिए, खासकर वो पुलिस भर्ती मामले में। तो क्या उनकी डिमांड जस्टिफाइड है और इसको कंसिडर किया जा सकता है? अब उसमें देखिए, पहले हाई स्कूल क्वालिफिकेशन हमारी कांस्टेबल की होती थी, तब 18 से 21 साल होता था, और अभी हमारे यहाँ पुलिस की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट हो गई है 10+2, तो उसमें 1 साल बढ़ाया था, 22 किया था। और 1 साल करने का गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें कोई कुछ स्टेट में है 22 भी है, तो इसमें करने में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी रूल्स रेगुलेशन, पूरे नियम और इसकी चेंज करनी होगी पुलिस को, होम डिपार्टमें को। बट वो कह रहे हैं कई स्टेट ने किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं है, देखो एज हर जगह अलग अलग है, कहीं 22 भी है, कहीं 24 भी है, अब कहीं 26 भी है। तो हमारे स्टेट में हम लोग 21 से 22 किया था पहले, और अगर 1 साल बढ़ाने 4 साल की मांग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो पेपर में आता है,
उस पर एक निर्णय हो जाए, उसमें होम डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो बैठे तय कर लें और एक कि कोई निर्णय लें। आपकी सलाह क्या रहेगी? नहीं, अगर 2 साल बढ़ाने में ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, होनी नहीं चाहिए आप चाहते हैं मेरे कि 2 हिसाब साल से। बढ़ा दी जाए? उसका कारण भी है, क्योंकि अगर आप कोरोना को लेके जैसे कहते हैं लोग बार बार, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बढ़ाने में कोई, मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है नहीं, और ये 18 से 22 करने में कोई हर्ज नहीं। एक दूसरा सवाल जो ज़्यादातर लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपको एक टाइम फ्रेम तय करना चाहिए। मतलब कोई आपकी जो विज्ञप्ति निकालने से लेके जो जॉइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया है, वो एक समय सीमा पे हो जाए, बिकॉज़ इसमें कई बार कई डिलेज़ होते हैं। तो क्या आयोग इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है कि हम एक निश्चित टाइम फ्रेम में एक एग्ज़ाम कंप्लीट कराएँगे? देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, इस पर हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ग्रुप सी का एग्ज़ाम कराते हैं, और ग्रुप सी में बहुत डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में एक क्लर्क से लेकर के ग्रेड 2 में जो आते हैं हमारे, सभी हैं उसमें, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी हैं, कुछ जनरल पेपर हैं जैसे ग्रेजुएट लेवल है, कनिष्ठ सहायक क्लरिकल है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जितने डिपार्टमेंट में है उतनी उनकी नियमावली अलग अलग है, उनके जो भर्ती करने के नियम हैं वो सब अलग अलग हैं। और उसमें क्या होता है कि जब अध्याचन आता है तो उसको हम जब स्टडी करते हैं तो कहीं पर 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कर देते हैं, कहीं पर 4000 की डिप्रेशन होता है, कहीं पर इंटरव्यू की बात भी आती है, ड्राइवर में इंटरव्यू की बात आती है, कभी कभी राजभवन वाली में इस तरह की बातें आती हैं। तो हम एक कोशिश ये कर रहे थे, 2008 में जो नियमावली बनी हमारी, उसके हिसाब से जब पहली बार कमीशन में इस तरह की अड़चन आई, तो उसमें ये हुआ कि साहब सबकी नियमावली जो उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बने, मतलब एक तरह के नेचर का नियम, एक ही तरह के उसके नियम, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी हर डिपार्टमेंट। जैसे पुलिस, आजकल एक अच्छा काम ये हो रहा है कि जो यूनिफॉर्म फोर्स में है, पुलिस है, होमगार्ड है, आबकारी है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें एक तरह की नियमावली पर काम हो रहा है। बट फिजिकल के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है इसमें ना, भी, मैं देख रहा हूँ। इसीलिए वो अभी उस पर Because एक काम तो सबका एक ही है, काम भी- एनफोर्समेंट है। हाँ, उसमें क्या है कि पुलिस का बिल्कुल डिफरेंट है। फॉरेस्ट वाले 25 किलोमीटर पर दौड़ाते हैं हम लोगों को, आबकारी वाले चिनअप कराते हैं, कोई लॉन्ग जंप कराता है, कोई हाई जंप कराता है। तो मेरे लिए उतनी परेशानी, इसलिए मैं टाइम फ्रेम में करूँ, तो इसलिए अभी मेरे ख्याल अच्छा, आबकारी वाले चिल्लम्स क्यों कराते हैं? अब दूसरा आबकारी में इंटरेस्टिंग क्या है, कांस्टेबल को तो आप फिजिकली करा रहे हो, उसको सब काम करा रहे हैं, लेकिन जो उसका ASI आ रहा है उससे आप कुछ नहीं करा रहे, उसकी हाइट चेस्ट भी नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड वहाँ उस तरह का कर दिया इन लोगों ने। खैर, इसमें काम हो रहा है, और यूनिफॉर्म फोर्सेस के जो फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे वो एक तरह के होंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए एग्जाम कराने में। आप चाहते हैं कि एक तरह बिल्कुल, उस पे काम हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो क्लरिकल स्टाफ है, जिसको कनिष्ठ सहायक हम कहते हैं, उसकी नियमावली पूरे प्रदेश में एक ही हो, क्योंकि एक ही प्रदेश में काम कर रहे हैं, वही काम वो कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स में क्या है सर? बाकी स्टेट में, कई स्टेट में है, जैसे इसमें आसाम ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और उनके यहाँ वो एक पूरे स्टेट लेवल पे एग्जाम, लेकिन उनका बड़ा अच्छा है, वो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में नहीं करते, कलेक्ट्रेट में जाना है कि फॉरेस्ट में जाना है, वो एक जैसे उन्हें पूरे स्टेट में उनको 20,000 वैकेंसी हो गई, इनको उसमें आप सचिवालय भी सम्मिलित करते हैं, वो तो पूरी भर्ती करेंगे, उसके बाद मेरिट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से उनको भेजते रहते हैं, और रैंडमली उसको ये लोग उनको डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं। बैकलॉग भी नहीं बचेगा, बैकलॉग नहीं बचता। Duplicacy भी नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, सबसे फायदा क्या होगा, जो वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना आपका, वो नहीं रहेगा। वो और बढ़िया हो जाएगा। अभी करते नहीं हैं, जब हम क्लब करते हैं तो वेटिंग नहीं हो सकती, जब क्लब नहीं होगा तो वेटिंग 25% वेटिंग और रहेगा, जो लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। और उसमें फिर वो क्या करते हैं कि कलेक्ट्रेट वाला आदमी फॉरेस्ट में भी जा सकता है, फॉरेस्ट वाला इरिगेशन में जा सकता है, PWD में जा सकता है, सचिवालय जा सकता है, तो वो आपस में ट्रांसफर भी हो जाते हैं उनके लिए। तो वो और बड़ा आयोग अच्छा के लिए भी बहुत आसान है। बहुत हमारे लिए क्या, उसके बाद हम हर साल एग्ज़ाम कराने में हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमें 3 एग्ज़ाम कराने होंगे। आज हमें कम से कम 15 एग्ज़ाम कराने पड़ते हैं। नॉर्मल एक एग्ज़ाम में अगर आप लगाइए तो कम से कम हमें चाहिए 6 महीने, और जिसमें फिजिकल होता है उसमें तो पता लगा 1.5-2 महीने तो हमारे फिजिकल में लग गए। तो इसलिए जो टाइम फ्रेम है उसमें करने की कोशिश करने के बाद, आसाम एक ऐसा स्टेट है जो परीक्षा मामले में उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं बेस्ट उसको शामिल किया जा सकता है। अडॉप्ट करना चाहिए हमें, और हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि उस पर कुछ काम होगा। बट सर, आप तो 2-3 साल पहले हरियाणा भी होके आए, वहाँ का भी आपने पूरा स्टडी हाँ, किया। हरियाणा में उस तरह का नहीं है, लेकिन हरियाणा में ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि 2 टियर एग्ज़ाम कराते हैं, एक CET कराते हैं, बेसिकली पात्रता टेस्ट होती है ना हमारे यहाँ, CET, वो करा करके भीड़ कम हो जाती है। ओके। तो मेन एग्जाम में क्या होता है कि उससे स्ट्रेंथ, भीड़ कम हो जाएगी तो आपके लिए बेटर मैनेजमेंट भी होगा और उतनी नकल करने के चांसेस कम होंगे। तो 2 टियर पे की बात भी हमने गवर्नमेंट को भेजी थी पहले, वो भी हमारी पेंडिंग है गवर्नमेंट में, वो हमेशा ठीक कब रहेगा। भेजी थी आपने? मेरे आने के बाद भेजी, मेरे ख्याल से साल भर तो हो गया होगा, साल 1.5 साल। 1.5 उस पर साल से काम वो- करना चाहिए, हो जाना चाहिए, अभी तक वो पेंडिंग है, तो उस पर निर्णय लेना होगा
2 टियर पे जाएं आप। मतलब जो काम उत्तराखंड के नव निर्माण से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वो 1.5 साल तक अभी तो उसमें फैसला नहीं हो पाया। नहीं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोगों का मत ये है कि साहब 2 टियर नहीं होना चाहिए, सीईटी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं होना चाहिए। तो अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो भी एसीएस साहब हैं, हमने कहा साहब निर्णय करो, क्योंकि अगले 2025 का जो हमारा चयन वर्ष होगा, उस पर एक नए तरह से काम करें हम। जो चला आ रहा है पिछले 15 साल से, 2014 से, उसी पर आगे बढ़ने के बजाय कुछ तो कहीं रिफॉर्म करने की कोशिश करें। उम्मीद है उसमें जल्दी हो जाएगी वो। बट इससे नुकसान होता है ना, बिकॉज आप अगर 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप यूके ट्रिपल एससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं मारतोलिया साहब, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते ना, आपको सपोर्ट चाहिए सरकार का, आपको सपोर्ट चाहिए शासन का। अगर ये 2 कड़ी आपके साथ बराबर नहीं काम करेंगी तो फिर आप तो रिफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर आपको कुछ नया करना है, स्टाफ पैटर्न चेंज करनी है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें करनी है, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए, और वो जो हो उस पर निर्णय हो। अगर अब कोई अनिर्णय की स्थिति अनिर्णय ना हो। ना रहे, क्योंकि हम भी दुविधा में रहें, लड़के भी दुविधा में रहे। हम कई बार कह देते हैं कि साहब 2 टियर पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो लड़के बड़े सत्संगी, तो कब से होगा, क्या होगा, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं होता। तो फिर उस स्थिति में लड़कों के लिए भी ठीक नहीं है, और मैं जिस लाइन पर चलना चाह रहा हूँ मेरे लिए भी ठीक नहीं कि मैं किस तरह से एग्ज़ाम कर रहा हूँ। तो उस पर मेरे ख्याल से उम्मीद है मैं कि अगले 1 महीने में शायद निर्णय हो जाना चाहिए। अभी लेटेस्ट अभी 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, और उस पर कुछ चर्चा होगी, तो शायद वो हो जाएगा। और जो सवाल आए हैं, जैसे सिलेबस को लेके बहुत क्वेश्चंस हैं सर, उनका कहना है कि कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप विज्ञप्ति निकालते हैं उसके साथ साथ कुछ सिलेबस भी देते हैं, तो साथ ही उससे देते हैं। अगर अलग सवाल आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। इस पे आयोग क्या कर रहा है? देखिए, सिलेबस का जहाँ तक प्रश्न है, केवल एलटी में इस बार थोड़ा लोगों ने कहा था कि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। इस बार एलटी वालों ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, कुछ अपने सिस्टम को, अपने चीज़ों को कुछ चेंज किया, परिवर्तन किया उन लोगों ने, तो उसमें कुछ चीज़ ऐड हो गई। पहले क्या होता था कि बीएड में जो लड़का बीएड मांगते थे, तो बीएड के सारे पूरे बीएड के क्वेश्चन नहीं होते थे। फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पूछ लिए आप लोगों ने, इस तरह से करते थे। अभी पूरे बीएड के क्वेश्चन पूछे जाते अभी। इसमें जब हम लोगों ने फॉर्म भरा था, तो कई लोग आए, बच्चे आए थे, और उनने कहा साहब सिलेबस बढ़ गया है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने थोड़ा चेंज किया, तो हमें थोड़ा समय दो। और हमने समय भी दिया उनको, 2 महीना मैंने लेट किया एग्ज़ाम। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, उसमें कुछ बच्चे मेरे पास फिर आगे मेरे से लड़ने लगे। वो लोग बोले साहब ने टाइम चेंज कर दिया, मेरा तो सिंगापुर का रिटर्न टिकट है, मैं सिंगापुर से एग्ज़ाम देने आया हूँ, उसने ये कहा। खैर फिर 2 महीना एग्ज़ाम लेट हुआ वो। और आउट ऑफ सिलेबस जनरली देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ हाई स्कूल होता है, जैसे इंटरमीडिएट है, तो उसमें 10+2 के आसपास का क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आउट ऑफ स्टेज जाने का कोई मतलब भी नहीं उन्होंने होता। लिखा था ग्रुप सी में एलटी के सवाल पूछे गए, उस तरह एलटी की। में ही की बात हो रही है। एलटी में ही थोड़ा प्रॉब्लम इन लोगों ने जो किया था। आए थे मेरे पास, काफ़ी आए थे, लेकिन उसमें जो चैलेंज हुए, एक लड़का जब एग्ज़ाम देता है, तो जब हम आंसर की निकालते हैं, तो उसको चुनौती देने का उसका अधिकार है, वो देता है। और इंटरेस्ट देखिए उसमें बहुत चैलेंज नहीं आए, सिलेबस को लेके बहुत नहीं आए, क्वेश्चन का आंसर के ऊपर आया हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, किसी ने नहीं चैलेंज किया। एक साथ 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। 3000 की बात, 3000 से ऊपर आए, और 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ उसमें बस। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ठीक बात है उनके, हम लोग क्वेश्चन मानने का क्या मतलब हमारा। बट वो होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आंसर कुछ भी गलती हुई तो डिलीट करना पड़ता है, शायद वही प्रोसीजर होता है, बट उससे इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, देखिए जब मैं यहाँ आया था, तो जब ये जो फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ, जिसको हमने कैंसिल किया था, उसमें लगाइए कि कम से कम 3500 क्वेश्चन चैलेंज हुए टोटल, कई फेजेस में एग्ज़ाम हुए वो, और उसमें 28 नंबर लोगों के बढ़े, और किसी का 28 कम हुआ उस वाले एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने जितने भी एक्सपर्ट थे उनकी कामों की समीक्षा की, भाई ऐसा हुआ क्यों। भाई एक एक्सपर्ट एक क्वेश्चन बना रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन चेंज कैसे हो रहा है, तो उससे भी हमारे उस पर दिक्कत होती है। अभी हम लोग एक्सपर्ट भी, भाई हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, अभी अच्छे एक्सपर्ट ला रहे हैं, और जस्ट मिनिमम से कम उसको डिलीट होने चाहिए या आंसर चेंज होने चाहिए। वो एक्सपर्ट जो आपने कहा ना, उन एक्सपर्ट्स उनकी क्वालिटी क्या है, बैकग्राउंड्स क्या है, बेस्ट एक्सपर्ट आने चाहिए ताकि बहुत अच्छा पेपर डिज़ाइन हो सके। तो कई लोग ये भी कहते हैं यूके ट्रिपल एससी जिस तरह से गलत वजहों से खबरों में आया, जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो कतराते हैं, उनको लगता है कि वो हम अपना नाम खाम कराए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, गलत कहते हैं, और गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी, मेरा इस बीच इंटरेक्शन हुआ है एएमयू वालों से,
JNU से, DU से और गुजरात की लॉ नेशनल लॉ कॉलेज से और इसका जो मध्य प्रदेश के लॉ कॉलेज के एक्सपर्ट से मेरी इंटरेक्शन हुआ, बीच में आया, बुलाया था हम लोगों ने। तो उनका ये कहना था, आप जिस तरह से आप करते हैं वो कई कमीशन से बहुत अच्छा है, उनका ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। और उससे पहले में हो सकता है कि हमारे कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे भी, जैसे हमारे जैसे क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उसका जो आंसर होता है, तो क्राइटेरिया क्या होता है एक्सपर्ट? क्राइटेरिया देखिए बेसिकली जो अब एक तो मैं नॉर्मल किसी भी कॉलेज का उठा लूँ, हज़ार लाखों कॉलेज हैं आजकल, प्राइवेट डिग्री कॉलेज भी हैं, मतलब आप किसी को भी ले सकते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव ये है। हमारा प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके प्रोफेसर आएँ, IIT के आएँ, बुलाते हैं हम, IIT के भी आते हैं। और बहुत ही जब नहीं मिला असिस्टेंट प्रोफेसर पर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर आएँ, और प्रोफेसर अच्छे यूनिवर्सिटी के होते हैं। ऐसा नहीं कि साहब कोई प्राइवेट लॉ कॉलेज चला रहा है वहाँ से 4 बुलाओ, ऐसा नहीं करते हैं। शुरू में होता रहा होगा, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन हमने अभी अपना, और दूसरी हमने क्या किया कि अपनी पूरी लाइब्रेरी हमने डेवलप की है। ओके। तो उसी को बुक वहीं पकड़ा दें, उनको पकड़ किताब, इससे बनाइए, आप करेंगे काम आप, या इससे पढ़िए। ऐसा नहीं होगा कि साहब आप किसी एक समय में देखा होगा जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो क्वेश्चन पे वो आते थे गैस पेपर टाइप, कुंजी टाइप आती थी, आपको ध्यान होगा 10 क्वेश्चन है, 4 पढ़ के लोग पास हो गए। वो भी पैटर्न मैंने यहाँ देखा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो इंस्ट्रक्टर हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं, उनके रेफरेंस किया उनकी उस किताबों को जो उनने लिखी, तो स्टैंडर्ड आपका ख़राब होगा। तो अभी हम लोग जो, तो आप कह रहे हैं कि आपसे पहले पेपर कॉम्प्रोमाइज होता था, खासकर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को लेके। देखिए क्वालिटी ऑफ, वही क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हम उस लाइन से बिल्कुल हट गए हैं, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और बुक्स भी हम लोग वही स्टैंडर्ड्स के बुक होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बुक लेकर के आप उससे रेफरेंस का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। और रिजर्वेशन को लेके लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी। मतलब आप देखें ना, आपका एक तो डायरेक्ट रिजर्वेशन हो गया, एक सहतेज आरक्षण हो गया, फिर हमारे यहाँ कितने कैटेगरी हो गई हैं। आपकी SC ST OBC तो है ही है, फिर क्षैतिज आरक्षण हो गया, फिर आपका दिव्यांग आरक्षण हो गया, आंदोलनकारी आरक्षण हो गया, फ्रीडम फाइटर आरक्षण हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया। 4% स्पोर्ट्स कोटा आ गया अभी। तो इसको कैसे आप, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए तय करना कि भाई कैसे तय करें करके? ये बेसिकली रिजर्वेशन को मैं तय नहीं करता हूँ, ये तय करता है डिपार्टमेंट। ओके। डिपार्टमेंट ने रिक्वेशन भिजवाया, अध्याचन भिजवाया, तो किस पर कितने पोस्ट होंगे वो उसका काम है डिपार्टमेंट का। मेरा काम है कि मैं उसको एक बार रिव्यू करूं, क्योंकि रोस्टर का जो है वो रिव्यू करना मेरा अधिकार में है। अगर मैं उसमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वापस करता हूँ, अदरवाइज़ विकलांग में कितने होंगे, PH में कितने होंगे, XR में कितने होंगे, वो डिपार्टमेंट का काम। अभी 4% लेटेस्ट जो अभी 14% ये बड़ा है, 4% स्पोर्ट्स कोटा, 10% आंदोलनकारी, वो शायद कोर्ट में चैलेंज हो गया है, वो उसमें आगे क्या होगा, लेकिन उसमें कोई रिलीफ मिला नहीं पिटिशनर को, लेकिन वो चल रहा है अभी। तो वो डिपार्टमेंट का काम है, हम लोग नहीं देनदारी करते। बट एक उत्तराखंडी होने के नाते आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्थिति नहीं है? देखिए डिफ़िकल्ट चीज़ कहाँ होती है, मैं बताऊँ आपको डिफ़िकल्ट कहाँ हो रही है कि जैसे मेरिट बनती है, तो जो रिजर्वेशन वाले हैं, SC है, ST है, OBC है, चाहे वो XR भी हो, उसके बाद 2 अपॉर्चुनिटी है इनडायरेक्टली आप कहिए। अगर वो मेरिट में आता है 50% जो ऊपर, अनरिजर्व कहते हैं उसको, वहाँ आता है तो वहाँ चला जाता है वो, ठीक है। तो वहाँ अगर 4 आदमी चले गए तो 50 में 4 कम हो गए, बिल्कुल। तो उसके बाद 30% महिलाएं हो गई, तो जिसको जनरल कह सकते हैं उसमें उनका कम से कम उसको 8, 5, 7, 10 पोस्ट का नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी कई निर्णय है, मेरे ख्याल से उसको एक बार हमें अभी रिव्यू करना चाहिए। आपको लगता है ये रिव्यू करना चाहिए? करना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कई लोगों ने सवाल किया कि साहब बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको हम कितनी जल्दी कर सकते हैं ताकि स्पीड अप कर सकें इस पूरे मामले? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ दिक्कत होती है। और पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस डिपार्टमेंट का होता उस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते थे। एक आदमी तो बहुत सीरियसली काम करेगा बैठ के, हर चीज़ है उसके पास, एक चेकलिस्ट दी हम लोगों ने, एक करेगा। एक आया चाय पिया, खाना खा के चला गया, शाम को नहीं साहब हो गया, 4 लाइन लिख के भेज दी, सर इसका सर्टिफिकेट संदिग्ध है, लिख दिया, उसने बात खत्म, वो चला गया, मेरा काम बढ़ गया। परेशानी डॉक्यूमेंट्स में कहाँ आ रहा है? देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत जिस चीज़ जहाँ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारा लेट हो रहा है, वो हो रहा है OBC को लेकर के। OBC और EWS, ये 2 सर्टिफिकेट मैंने अभी सभी कलेक्टर साहब उनको लिख भी रहा हूँ मैं, इनके सर्टिफिकेट आपके
फाइनेंशियल ईयर के होते हैं EWS के, और उसके दोनों के बनवा दीजिए, कैलेंडर ईयर का OBC का बना दीजिए आप। जब आपके पास आ रहा बना दीजिए ना उसको आप, वो 1 साल रहता है वैलिड EWS। तो दिक्कत क्या होती है कि हर साल आपको चाहिए EWS में, ऐसे ही OBC में चाहिए आपको। तो वो क्या करते हैं कि अब आया वो साहब मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा सर्टिफिकेट साहब भारत सरकार के लिए जो 3 साल के लिए वो 4 दिन पहले ख़त्म हो गया और नया बना नहीं, तो मैं तो भर्ती नहीं करूँगा, गलत हो गया हो। अब क्या होता है दूसरा, फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो है तो OBC, फिर हम सोचते हैं चलो एक बार इसका संबंधित DM को लिख के भेजें, तो उसको लिखते लिखते वो 1.5 महीने लगा देते हैं कि हाँ पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम ये उसमें क्रीमी लेयर में वो लिख देता है, वो इतने लाख से कम इसकी आमदनी थी, तो एक सर्टिफाई करता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट प्रॉपर जो परफॉर्मर उसमें मिलता नहीं। उसमें अभी हम लोगों ने उसके लिए एक काम ये किया है, जब हम जब विज्ञप्ति निकालते हैं ना, उसमें हमने फॉर्मेट लगा दिया है। ओके, इस फॉर्मेट में आपको देना होगा, दरअसल हम नहीं। दूसरा कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं एम्प्लॉय हूँ, किसी एम्प्लॉय में हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया दूसरी जगह सीनियर पोस्ट के लिए, वहाँ सिलेक्शन हो गया, अब वो हमें NOC नहीं दे रहा है। NOC के बिना काम नहीं हो सकता, NOC देना। अभी लड़का चल घूम रहा है हमारे यहाँ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट को छोड़ रहे हो तो पहले NOC लोन लेना होगा, वो रूल नियम है, वो तो नियम है। तो अब वो पहले तो दिया नहीं उसने, अब उसका सिलेक्शन हो गया ठीक जगह, अब लेके घूम रहा, मैं अब नहीं करूँगा मैं। तो इन परेशानियों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देर हो रही है हमें, और इसीलिए हम लोगों ने हर अध्याचन में जो सर्टिफिकेट में जहाँ जहाँ दिक्कत थी वो मेंशन कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए हिमाचल, मैं हरियाणा स्टडी करने गया था, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सचिवालय करती है, वहाँ से स्टाफ अपॉइंट होता है। ओके, ये मान के कि साहब उनके रूल रेगुलेशन से पता होंगे, वहाँ वो लोग करते हैं, हरियाणा में हरियाणा में वो लोग करते हैं वो। और आपने वही रेकमेंड यहाँ किया, हाँ, आपने लिखा है कि इस पर विचार किया, जिस पर 1.5 साल से विचार किया, अभी विचार ही हो रहा है। विचार किया जा सकता है इस पर भी। हम लोग ज़्यादा विचार करते हैं, मुझे लगता है। नहीं, मतलब चीज़ों को तय हो जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, अनिश्चितता में काम नहीं होता ना, आपकी एफिशिएंसी खत्म होती है। एक सवाल जो हमारे व्यूवर्स ने लिखा है आपके लिए, कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं अपना अभ्यर्थन किसी भर्ती में निरस्त करवाना चाहते हैं, उनका एफिडेविट आयोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहा, जैसे स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2023, ये क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए बड़ा इसमें बड़ा खेल रहता है, मैं उसके कुछ चीज़ें बताऊँगा। अब होता क्या है कि एक बच्चा, देखिए जो अच्छा मेहनती है ना, 10 जगह निकलता है, ठीक बात है। और हमारे एग्ज़ाम करीब करीब आसपास ही होते हैं। उसके बाद क्या आता है कि वो लड़का जो है उसका वो वहाँ छोड़ देगा तो एक जगह मिल जाएगी दूसरे को, एक और लड़का ऐड होगा, 3 है तो 3 होंगे। हमने कोशिश ये की थी जब इनके वेरिफिकेशन के टाइम पर, भाई जिसका सिलेक्शन किसी और जगह हो गया है, अब ऑफिशियली आप नहीं कह सकते, हमने कहा भाई आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एब्सेंट हो जाइए, आप एब्सेंट होना होगा आपको, तो उस पर हम निर्णय नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है कि वो पहले तो पूरा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन होता है फिर कहता है साहब मैं तो यहाँ ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता, मैं तो उसको कि मेरे यहाँ से सिलेक्ट हो गया भेजूँगा उसको। तो वो जो एफिडेविट देने वाला प्रोग्राम है ना, लड़कों का है ना, वो गलत है। आप DB में गायब हो जाओ ना, आपकी एफिडेविट क्यों दे रहे हो? डॉक्यूमेंट में एब्सेंट हो जाइए ना आप, से बाहर आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा 1 हफ्ते में, आप नहीं आए, आप पूरा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा रहे हो। और मैं एक चीज़ उसमें एक ऐसा एग्जांपल, ऐसा मेरे अच्छा मान लीजिए, मैं ले मैन की तरह पूछ रहा हूँ, मान लीजिए उसका अभी वहाँ फाइनलाइज नहीं हुआ है और यहाँ पर वो ऑप्शन ले रहा है कि मैं यहाँ भी वेरिफिकेशन करा दूँ, कहीं दोनों जगह से पीछे ना हो जाऊँ, तो मान लीजिए उसने वेरिफिकेशन करा दिया और वहाँ उसका हो गया, उसके पास चॉइस है, उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया, देन वो क्या करेगा? नहीं, लीगली नहीं कर सकते ना, मेरे हिसाब से सेलेक्ट हो गया वो। तो फिर उसमें क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट में जाते हैं ना हम लोग, वहाँ भेजते हैं रिकमेंडेशन, तो वहाँ 2 लड़के कम हो जाएंगे, 2 लड़के कम होंगे, तो वो जो हमारे यहाँ जो फिर वो वेटिंग वाला है ना, उसको मौका मिले, फिर उसको मौका मिलता है, तो वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम क्लब होंगे वो वेटिंग का एडवांटेज नहीं है लोगों को, तो लड़का बाहर हो जाएगा। मैं एक अनुभव उसमें बता रहा हूँ, मैं इस पर थोड़ा, बट ये कहते हैं कि साहब आपको एफिडेविट लेने में क्या दिक्कत है? मैं कर ही नहीं सकता ना, मेरे हिसाब से सिलेक्ट हो गया आप पोस्ट में, मैं कैसे कह दूँगा साहब? आप कह रहे हैं इससे बढ़िया आप रिव्यू में बताइए, वो सबसे बेस्ट हो, एब्सेंट हो जाओ ना आप। मैं उसमें मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस आया मेरे पास, ऐसा अनुभव है, मैं उसको और भी इसलिए नहीं करता। उसने कहा कि मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन तू मुझे लिख के दूंगा, एफिडेविट दूंगा, तेरा हो जाएगा, लेकिन तू मुझे कुछ, आप समझ ही रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत गरीब बच्चे, कंसिडरेशन चल रहा था मतलब। तो वो भी मेरे को एक मेरे सामने की बात है, मतलब मेरे पास आए बच्चे,
2-3 बच्चे आए, उन्होंने कहा ये इस तरह का है, इसलिए आप कर दीजिए हमारा। तो उसने कहा हम एफिडेविट तभी देंगे जब आप, तो उस तरह का भी है। तो मैंने तो जब आप मेरी डिमांड कंसिडर करेंगे तो मैंने सीधे, सिंपल उसे कहा भी जिसको इस तरह की बात हो, जिसका लड़के का सिलेक्शन तो होगा, आप कह रहे हैं कि एफिडेविट ना लेने के पीछे एक बड़ी वजह इलीगल प्रैक्टिस को बढ़ावा ना देना बिल्कुल बढ़ावा मिलता है। और मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, मेरे सामने आए थे बच्चे। है। ओके, एक और बात हिल सर्टिफिकेट को लेके पूछी लोगों ने। सपोज मान लीजिए मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, मैं नीचे आके अपनी आजीविका कर रहा हूँ या अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है कि नीचे वाला अगर पहाड़ में रह रहा है उसका हिल सर्टिफिकेट इजीली बढ़ जा रहा है, क्योंकि मैं प्लेन में आ गया, मुझे हिल सर्टिफिकेट बनाने में बहुत मुश्किल आ रही है। इसका क्या सॉल्यूशन निकले? ऐसे तो हमारे जो अपने लोग हैं, आपको पता है ज़्यादातर आजीविका के लिए पलायन करते ही हैं, वो वापस अपने उनके लिए हिल सर्टिफिकेट बनाना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई। नहीं, हिल का कोई बेनिफिट नहीं है, केवल यूनिफॉर्म फोर्सेस में फ़ायदा है हाइट का, और कहीं फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ जो पिछले बार मैंने वन दरोगा का किया था, उसमें बातें आई थी, करीब 3 या 4 कैंडिडेट थे, वो थे पौड़ी गए, टेहरी के कहीं के, लेकिन यहाँ कहीं बस गए नीचे रुड़की में, तो उनका सर्टिफिकेट रुड़की का ही था, लेकिन वो थे वहाँ के। तो मैंने कहा भाई हम आपको देंगे, आप जा करके अपना एक सेल्फ की ये इसका मूल निवास जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ से बना के लाइए, वहाँ आपका राइट तो है, या ज़मीन भी है आपके पास, जो भी है वो लाए। हमने कंसिडर किया, उसमें हम लोग बहुत रिजिड नहीं होते। बेसिकली हाइट का ही एडवांटेज है, और मैरिट का एडवांटेज कहीं भी नहीं है। पुलिस में हाइट थोड़ी कम हो जाती है पहाड़ की। अभी बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बात आ रही थी, मेरे को सुनने में आया कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी जांच कर रहा है। सही बात है क्या? ईडी UKSSC से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है? नहीं, ऐसा जांच नहीं कर रहा है। देखिए, जब आदमी को विपत्ति आती है ना, आदमी के जब दिक्कतें होती, देखिए 2022 में हमारे लिए बहुत बड़ा एक जलजला था, जब नकल पे आई बात, FIR हुई और सस्पेंड हुए हमारे लोग, कई लोग जेल गए, हाकिम सिंह और पूरी टीम जेल गई। वो सब ज़्यादातर हमारे पेपर, हमारे कमीशन से रिलेटेड पेपरों में हुए। उसमें फिर जब बडोनी सस्पेंड हुआ, तो फाइनेंशियल की बात जो आप कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन अभी तफ्तीश में फ़िलहाल तो ख़त्म हो गई। लेकिन एक जो सिंपल तरीका यह है कि जो चीज़ गोपनीय है वो गोपनीय होनी चाहिए। जो चीज़ गोपनीय है उस पर टेंडर पे जाइए आप, बस। इसी तरह से प्रिक्योरमेंट रूल ये कहता है, एक गोपनीय मद होता है, पुलिस को भी मिलता, सबको मिलता है। SS मनी बोलते थे, वो आपका प्रेरोगेटिव है। वो SSP DM सबको मिलता है, सबको मिलता है SS मनी। अब मैं एज SSP मेरे को अगर 2 लाख मिल गया तो मैं क्या खर्च करूँगा, वो मेरा है, उसका ऑडिट भी नहीं होता है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रोक्योरमेंट रूल्स के हिसाब रूल से आई है। वही हमने गलती की, जिस पर बात आई थी कि प्रोक्योरमेंट रूल को फॉलो आपने नहीं किया। उस पर जांच हुई, ED ने भी पूछताछ की थी, और ED में भी हमारे जो वो है नेथानी का एक बार चला गया, और इनको बडोनी को बुलाया गया होगा। लेकिन अब फाइनली वो क्या देते हैं, उसका कंक्लूजन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वो अभी तो नहीं पता हमें। लेकिन विजिलेंस की इंक्वायरी में फ़िलहाल आपने देखा होगा कोई चीज़ें मिली नहीं, उस पार्ट में उन लोगों ने शायद लिख के दे दिया है। और जो प्रिक्योरमेंट रूल है बेसिकली वो विजिलेंस का भी नहीं हुआ, वो तो रूल रेगुलेशन का वायलेशन है। तो उस पर ED वाले अभी उनके यहाँ फाइल चल रही है हमारी, और बीच में जाते रहते हैं। सर, आपने एक तरह से जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास बहाली है, वो तो UKSSC ने कमाई है। आपके लिए चैलेंजिंग था निश्चित तौर पे, बट सर कभी कहते हैं ना कि आधा सच बहुत ख़तरनाक होता है, तो UKSSC के मामले में मैं कहूँगा आधा सच है। बिकॉज मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। सपोज 2014 से 2022 तक ऑलमोस्ट 82 एग्ज़ाम्स हुए। ये माना जा रहा है कि 8 से 10 हज़ार भर्तियाँ हुई होंगी ना। सवाल ये है कि जब पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ था, तो ये 8 से 10 हज़ार, इसमें से भी ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस सिस्टम को घुन की तरह खा रहे होंगे। तो ये कभी सच बाहर आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि भाई इन लोगों का कैसे हुआ? बिकॉज क्या था, सिस्टम तो कॉम्प्रोमाइज़ था, ये तो क्लियर है। तो ये जो मुन्ना भाई बैठे हैं, और कई सारे लोग लिख भी रहे थे कि ये जो मुन्ना भाई बैठे, इनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा, वो गलत तरीके से इस पूरे सिस्टम में घुस के आ गए और उनका कभी बाल भी बांका नहीं होगा। तो ये तो हाफ ट्रूथ है ना। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे कमीशन का, जो मैंने जब 2022 में मैं जब आया, तो मैंने फिर पुरानी फाइलों को ढूंढा कि भाई कहाँ गलती हुई, क्या हुई, कैसे हुआ। लेकिन हमारे कमीशन का अगर आप पूरे, चाहे STF की इंक्वायरी हो, चाहे विजिलेंस की इंक्वायरी हो, अब ED को छोड़ दीजिए, ED वाले कर रहे हैं अपना काम, डायरेक्टली
पेपर लीक करने में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। जो UKSSC के हमारे लोग थे। एम्प्लॉय जो हैं, हो सकता है जो आप कह रहे हैं इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई इस तरह के एविडेंसेस नहीं आए। लेकिन एक चीज़ मैं जो आपसे जो शेयर करना चाहूँगा, जो आपने कहा ना कि साहब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हो गई, ये हो गई। हमने उसमें क्या किया था कि हमारा टोटल जो काम था वो हम लोग आउटसोर्स किया हुआ था। पेपर को छोड़ के बाकी सारा काम आउटसोर्स था, इवन सिक्योरिटी भी आउटसोर्स था हमारा, और बायोमेट्रिक है, जो भी चीज़ें हैं वो आउटसोर्स था। आउटसोर्स में ये होता है कि कौन सी कंपनी कर रही है, कब से कर रही है, पेपर कौन बना रहा है, कौन सेंटर पर जा रहा है, कौन सेंटर पर क्या पैसा देना है, वो डिसाइड करते थे, जो गलत है। मैंने आने के बाद सबसे पहले इन लोगों को बाहर किया। पहले मैंने जो हमारा गोपनीय है उसको छोड़ के बाकी सारे जो पेमेंट करते थे उन्हें बंद करके उसके लिए प्रॉपर टेंडर किया, और टेंडर में वो लोग आए। तो जो सिस्टम के साथ जिसके बिना टेंडर के अगर मैं आपको रख लूँ, सारा काम आपसे कराऊँ, तो हो सकता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन वो टेंडर में जाऊँगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी हमारी, और उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने वो नहीं कर पाए होंगे, जो भी कारण रहे होंगे, वो आउटसोर्स के माध्यम से हमने बहुत काम किया। और उसमें मेजर काम जो था, जो हमारी RMS कंपनी थी जिसमें वो इसमें इन्वॉल्व था उस टाइम पे। मतलब काफ़ी चीज़ों में सेंटर कहाँ होगा, पैसा कितना बांटना है, कैसे जाना है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं था। बट RMS एक एजेंसी हो सकती है। RMS तभी ये काम कर सकती है जब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसके साथ जुड़े हों। ऐसा तो हो नहीं सकता RMS जो है अपने मन से ये कर रही है। नेचुरली एक बहुत बड़ा कॉकस काम कर रहा था इस पूरे सिस्टम को, जो कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा था इस सिस्टम को। ना, दो तरह की चीज़ें हैं, दो अलग अलग करिए उसको ना। एक तो रही है कि पेपर लीक और पेपर आउट करना, पेपर लीक करना, या फिर मैं आपको नकल कराऊँ या पेपर क्वेश्चन, और फिर OMR शीट से भी छेड़छाड़। एक तो वो एक प्रश्न हो गया। दूसरा हो गया जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसको हम एक्सपेंडिचर जो खर्च करते हैं। दो अलग अलग चीज़ों को जोड़िए ना। तो जो परीक्षा वाला पार्ट हो तो गोपनीय है, उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस चेयरमैन भी कम करते हैं, नीचे का तो उनका अपना काम है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, जो रूल्स के हिसाब से कुछ चीज़ों को हमको नहीं देना चाहिए। और वो देखिए, जब आप सिस्टम के साथ बैठोगे ना, जब सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाओगे, तो जो आप कह रही इस बातें की संभावना बढ़ जाती है। और हमने फिर यही किया कि ये सब चीज़ों को दूर किया। सिक्योरिटी पे देखिए, अब सेंटर के आगे कौन फ्रिस्किंग कर रहा है, कौन चेकिंग कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके गए या नहीं ले गए, वो कर रहा है तीसरा आदमी, जिसको मैं भी नहीं जानता हूँ। हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार आपको डिवाइस अंदर कर, वो पहला सिस्टम हमने वो बंद किया। अब हमारी पुलिस इस व्यवस्था को देखती है हमारी, तो वो, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत अलर्ट हैं। जो चीज़ें हुई, और वो बहुत अच्छा नहीं था हमारे लिए। और हमारे विशेषकर देखिए, कमीशन का तो नुकसान है ही है, कमीशन में जो अधिकारी उनका नुकसान है ही है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ी गवर्नमेंट की बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी काम करिए आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से करिए। सर, UKSSC के अफसर तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ सरकार भी छोड़िए, सबसे बड़ा नुकसान तो उन छात्रों का है जो पूरे जीवन भर सपना देखते हैं कि साहब हमें नौकरी मिलेगी, हम मेहनत कर रहे हैं। मैं वही, जो 3 एग्ज़ाम हम लोगों ने 2022 में, मैंने जो दिसंबर में कैंसिल किए थे, री एग्ज़ाम हुआ था। बिल्कुल बच्चों के लिए कितना हार्डशिप है, कितनी परेशानी है उनके लिए। जो आदमी 3 साल से पढ़ रहा है, एग्ज़ाम दिया, उसका कैंसिल होगा, फिर एग्ज़ाम दो, उन बच्चों की स्थिति हम समझ सकते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं अभी भी, अब इसलिए सभी, जहाँ भी बच्चों से बात करता हूँ या किसी से बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ उनसे कि आप मेहनत करो, और मेहनत करके मेहनत पर विश्वास करो। आप इन जब दाएँ बाएँ की चक्कर मत पड़िए कि साहब मैं दे दूँगा, पैसा दे दूँगा, उस चक्कर मत पड़िए। देखिए, अगर आप थैला लेके घूमेंगे तो कोई भी ले लेगा ना पैसा आपसे। आप अपने पर विश्वास करो, अपने मेहनत पर विश्वास करो। मतलब आप हाकम पे विश्वास मत करो, बस अपने पे करो विश्वास। बट हाकम तो एक बहुत स्मॉल फिश था ना सर। हाकम को जरूर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इन्होंने नकल का, बट वो तो मुझे लगता है एक बहुत स्मॉल फिश था। हाकम के ऊपर कितने हाकम थे, ये कब, आपको नहीं लगता, आपको भी जिज्ञासा नहीं होती कभी जानने की, यार हाकम का असली हाकम कौन था आखिर, ये भी तो पता लगना चाहिए। अब ये तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे होंगे, STF कर रही है, कोई भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन हाकिम सिंह का इन्वॉल्वमेंट बहुत पहले हो गया था यहाँ, 2022 से पहले, एक्सपोजर से पहले। हमारे यहाँ ब्लूटूथ वाला एक एग्ज़ाम हुआ था, मेरे ख्याल है 1920 के आसपास है, उसमें भी इसका नेम था, उसका इनके खिलाफ नामजद FIR थी। हाकिम सिंह जखोल करके लिखा था, पूरा पता नहीं था। कैसे बच गया फिर? अब वो तफ्तीश में क्या हुआ, कौन था, क्या लिखा, कभी उस पर विचार करूँगा, देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ूँ एक बार। अगर उस टाइम पर अगर पकड़ गया होता तो चीज़ें फिर आगे ठीक होती। और दूसरी चीज़ देखिए, जो बेरोज़गार संघ है, चाहे कुछ भी करें, आजकल लाठी भी खा रहे, सब कर रहे हैं लोग, लेकिन एक बहुत बड़ा नहीं लगता कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को बाहर किया,
कम से कम कुछ गंदगियाँ साफ़ हुई, कम से कम कमीशन अलर्ट हो गया कि हाँ कोई हमको देख भी रहा है, उसका एक पॉजिटिव साइड भी देखी उस तरह से। लेकिन अब इसमें इन्हें हर चीज़ में फिर इन्वॉल्व होता अच्छा नहीं है। लेकिन मैं एक मानता हूँ कि उन्होंने कुछ चीज़ों को, आप कह रहे हैं बेरोजगार संघ अब सरदर्दी बन गया है? नहीं सरदर्द की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्होंने जो काम किया उससे बहुत फायदा भी हुआ। नेचुरली हाँ। देखिए काफ़ी चीज़ों को बट वो लोग ओवर रिएक्टिव हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? अब वो उनका अपना काम है, उनका अपना जो भी काम कर रहे हैं वो लोग करेंगे। लेकिन वो जो उनका था वो मैं इसको ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि उन्होंने कम से कम देखिए उससे क्या हुआ कि चीज़ें आसान हुई हमारे लिए। ऐसा हो रहा है, आपको पता लगा कौन कौन है ये पता लगा आपको। आज मुझे ये पता है कि उत्तराखंड में कितने लोग जेल गए, कितने बेल पर हैं और कितने कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व हैं। और मैंने अब देखिए इसमें दूसरा काम किसको करना है, एसएसपी और डीएम को। मैंने डीएम को, एसएसपी को हर आदमी का डिटेल भेज दिया है कि तुम्हारे ज़िले के इतने हैं नकल कराने वाले, नकल करने वाले, इतने स्टूडेंट थे जो संदिग्ध थे, इतने कोचिंग सेंटर थे। तो मैंने उनको लिखा है कि इनको निगरानी करिए आप, जिनकी बेल हो गई उनकी निगरानी करो, इनकी एक्टिविटीज़ देखो। पुलिस में नियम है कि आप जिसके खिलाफ सबूत हैं या नहीं है तब भी उसकी निगरानी कर सकते हैं, एक्टिव लिस्ट में लाना होगा, आप करिए ना। तो कम से कम 40-50 जो लोग हैं अगर उन्हीं की निगरानी हम सख्ती से करें एग्ज़ाम से आगे पीछे और उन कोचिंग सेंटर की गतिविधियों को देखें तो आधी लोग की हिम्मत वैसे ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड में आज समय प्रिवेल करते हैं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, आप कह रहे हैं? 4 हमारे यहाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आए थे और चारों के बारे में हम लोगों ने भेज दिया कि इनको देखें, इनको बंद करने कोई दिक्कत क्या है, बंद करिए। बट तो हम लोग एक गाइडलाइन क्यों नहीं बना लेते, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी क्यों नहीं तैयार करते इस तरह के? आप देखिए कुकुरमुत्तों की तरह आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए, नो क्वालिटी है ना कुछ है, बस बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, है ना, 2-4 बच्चे निकल के बड़े बड़े इश्तेहार दे देते हैं। बट आप देखिए बच्चों का हार्ड एंड मनी किस तरह से ये इस्तेमाल कर नहीं, रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अभी मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ डायरेक्शन भी आया है और हर स्टेट को कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बिल्कुल एसओपीज होनी चाहिए, उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शायद हमारा स्टेट इस पर काम कर रहा है, होना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कुछ तो रेगुलेशन। बिकॉज ये भी यूके के रिफॉर्म का एक पार्ट है। बिल्कुल रिफॉर्म का पार्ट है, रिफॉर्म का पार्ट है। देखिए आज मेरे पास मैंने सबकी फाइल रखी हुई है, जितने मुकदमे हमारे कायम हुए उन सब का डिटेल मेरे पास है, मैं अपने बैग में रख के घूमता हूँ। किसी डिले में जाता हूँ तो उनसे बोलता मैं तुम्हारी इतने मुलजिम थे यार, इनको जरा देखो क्या कर रहे हैं। तो देखिए अपराधियों की आप निगरानी नहीं करोगे। देखिए पहले होता है ना कि प्रिवेंटिव एक्शन बहुत होते हैं, दफ़ा 25 में बंद कर दें, चाकू में बंद कर दें, दारू में बंद कर दें, बदमाशों को बंद कर दें। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन प्योर। हमेशा तो यही भी जरूरत है, जो बेल पर हैं उनकी एक्टिविटीज़ वॉच करो ना कर क्या रहा है, और जो जेल में है उनको वहाँ देखो वहाँ कौन मिल रहा है उससे। देखिए जेल बहुत बड़ा सोर्स होता है कभी कभी इन्फॉर्मेशन का क्राइम के मामले में, कौन मिल रहा है उससे, कौन कौन मिलने गए और जो बाहर होकर क्या रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे साहब जो ठाठ से रह रहे होंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, जेब बेल हो गई अब ठाठ से रह रहे होंगे। तो उनकी प्रॉपर निगरानी, एक एक आदमी की लिस्ट मैंने बन के सभी पूरे स्टेट में सर्कुलेट करके डीएमएसएसपी मतलब आप कह रहे हैं ये आइडेंटिफाई है कि कौन किस तरह से गलत कामों में लगा है। बिल्कुल, वो सब आइडेंटिफाई है आज के दिन में। बिल्कुल। वो लोग ये ना सोचें कि आपके ऊपर नज़र नहीं है, बिल्कुल। आपके ऊपर नज़र है। अगर वो ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं धोखे में, आप कह रहे हैं। तो नज़र बस अब रखने की जरूरत हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हमने लिस्ट पूरी भेज दी है। ओके, पूरे प्रदेश में है वो, ऐसा भी नहीं कोई जिला बचा हो जहाँ का कोई आदमी ना हो, ऐसा नहीं है। एक सर जब यूके बहुत मुश्किलों में था और एक के बाद एक एलिगेशन लग रहे थे, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम जो थे वो यूके को दे दिए। आई थिंक 23 एग्ज़ाम, 23 थे, 21 आपके पास वापस आ गए, 2 आपके पास अभी भी नहीं आए। 20 वापस आए। एक तो खैर पुलिस एसआई वाला जो है नहीं, एक तो अब वो सिस्टम ही खत्म हुआ। जैसे पहले रैंकर होता था पुलिस में, हेड कांस्टेबल, एसआई वाला, उनका अब नियम चेंज हो गया, वो अब सीनियरिटी से प्रमोशन होता, वो तो वैसे ही ड्रॉप हो गया। ओके, अब बचा जो मेन हमारे पास ये जो सब इंस्पेक्टर और जेई जूनियर इंजीनियर। बेसिकली आपने देखा होगा ना रोज शोर मचाते हैं लोग, पिटकुल के जेई नहीं आ रहे हैं, TG2 नहीं आ रहा है। बिल्कुल, वो भर्ती हम करते थे पहले। फिर उसके बाद जब ये वापस पहले वहाँ हो गए 2022 में, फिर वापस हुए तो उसमें 2 एग्ज़ाम ही छूट गए हैं जो अभी उन्हीं के पास है। बट सर मैंडेट तो ये होता है ना कि क्लास 3 यूके के पास जाएगा, है ना, उसके नीचे के यूके के पास जाएगा, तो ये तो उसी कैटेगरी में आते हैं जिसका मैंडेट आपके बिल्कुल पास है। मैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, मैं उत्तर प्रदेश को भी स्टडी करने गया था। उत्तर प्रदेश में भी वो काफ़ी 2 दिन बैठा मैं वहाँ, उनके चेयरमैन साहब से उनके पास सिस्टम सीखने हम लोग गए थे।
उनके यहाँ सारे एग्ज़ाम एसएससी करता है। मेरे ख्याल से पहला ही स्टेट होगा उत्तराखंड में या कोई और इवन हिमाचल में भी, हरियाणा में भी नहीं है ऐसा, एसएससी करती है। ग्रुप सी के डी के दोनों एग्ज़ाम एसएससी ही करती है। और मेरे ख्याल से आइडियल वही है भी वही, क्योंकि जो हमारा जो एक्ट पास हुआ, जो कानून ये बने, हमारे कमीशन बने, तो उसमें लिखा ही है कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम आप कराओगे। तो मेरे ख्याल से वो आइडियल होना चाहिए, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम वापस बट ये दो क्यों नहीं दिए? आपने ट्राई किया कि साहब, आपने जानने की कोशिश की कि साहब आपने इतने लौटा दिए और ये दो एग्ज़ाम आपने क्यों नहीं लौटाए? अब उसका कोई चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से कोई मीटिंग हुई होगी, वहाँ क्या चर्चा हुई उस मीटिंग में, तो खैर मैं नहीं था, लेकिन उसका कोई स्पष्ट कोई कारण हो ऐसा किसी कोई मेंशन नहीं होता। उन्होंने कहा फिलहाल 2 छोड़ दो, इस तरह की कुछ बात हुई है वहाँ शायद, तो मिनट्स में आए होंगे, फिलहाल 2 छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी काम ईमानदारी से हम कर रहे हैं, समय पर बिल्कुल टाइमली हम अपना काम निपटा रहे हैं, तो जो हमारा मैंडेट है वो हमको वापस करो, हम करें उसका एग्ज़ाम को, क्या दिक्कत है? तो उस पर अब कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास काम है पहले मैं उसको निपटाऊं कि अगले सितंबर 2025 तक मेरे पास इतना काम है, इतने एग्ज़ाम हैं कि कितने लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं आप? अभी इस दिसंबर तक हम लोग करीब 2100 लोगों को नौकरी तो हम दिसंबर तक कंप्लीट कर रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है, कुछ लोगों का ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है लगातार सितंबर 2025 तक, करीब 4900 के आसपास वो पद है, 5000, जिसमें मेजर मतलब हमारे यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस है, फॉरेस्ट है और सिंचाई है। पुलिस में तो चल ही रहा है, 2 साल बढ़ाई है, वो चल ही रहा है, लेकिन हमारे पास जो आ गया है, उनका रिक्वेशन आ गया है, तो हम लोग अपने जो हम लोगों ने कैलेंडर निकाला, जो उसका एक रोड में तय किया हमने, उसी पर स्टिक करेंगे हम लोग। जिस डेट को एग्ज़ाम है उसी डेट को एग्ज़ाम होगा, एक दिन भी उसमें एक लाइन, आपने एक एग्ज़ाम शेड्यूल निकाला है? शेड्यूल निकाल दिया हम लोगों ने, और उसी पर उसमें आया था ना कि हम नीचे एक लाइन लिखते हैं, तिथि में परिवर्तन हो सकता है, संभव रूप से लिख देते, तो उस लोग संशय होगा या नहीं होगा, हम लिखते ज़रूर हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि उसी डेट को एग्ज़ाम होगा जिस डेट को हम लोगों ने आपको। अभी एक एग्ज़ाम आपने कराया काफ़ी समय पहले, उसका रिजल्ट शायद पेंडिंग है, उसको लेके भी बहुत लोग सवाल नहीं, ग्रेजुएट लेवल पे, उसके लिए मैं भी चिंतित हूँ, और उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। उसका हमारा वैसे कंप्लीट हो गया था वो, उसमें जो ये जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं पंचायत डिपार्टमेंट के, उनको वैकेंसी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हुई, पहले ज़्यादा थी फिर कम हुई, वो पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम थी डायरेक्टरेट और सचिवालय के बीच में। तो हमने उनसे कहा भाई आप उसको क्लियर करिए। उसको क्लियर करते करते इन लोगों ने 6 महीने लगा दिए, उसमें 5 महीने। तो पद जो कम हुए थे, मैंने कहा इसका पद कम क्यों हुआ आप मुझे बताओ, और हम कितने पद पर रिजल्ट निकाला है बताओ। तो फाइनली खैर उसमें एक पद बढ़ गया है और ठीक हो गया वो। और उसमें जो अभी उसमें टाइपिंग का भी था, टाइपिंग हमारी 24 को कंप्लीट हो गई, अगले 1 महीने में रिजल्ट निकल जाएगा उसका। क्या UKSSC जो अपने आप में एक सिस्टम है वो पूरी तरह से क्लीन हो गया? मतलब हम इतना आश्वस्त माने कि अब कम से कम कोई ब्लैक फिश वहाँ पर नहीं है? नहीं, हमारे स्टाफ में जो लोग थे, कुछ लोग आए थे, कुछ तो वापस हो गए हैं, कुछ हम लोगों ने निकाल दिए हैं, कुछ आउटसोर्स वाले निकाल दिए हम लोगों ने। और अभी तो हम हर करीब हर एम्प्लॉय को देखते ही रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और उम्मीद करूँगा मैं ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो मैं क्या ये मानूं कि UKSSC पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त है पूरी तरह से? किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके ऊपर नहीं है? बिल्कुल नहीं, जीरो, कोई जीरो। जब आप पहले दिन चीफ मिनिस्टर से मिले थे, जब आपको UKSSC की जिम्मेदारी दी गई, तो उनका क्या मैंडेट था? मतलब क्या बोला? उन्होंने एक ही कहा मुझे कि भाई इस कमीशन को ठीक करिए, बस कमीशन को बिल्कुल ठीक करिए और सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट करिए, बस उतना मैसेज बहुत था। कैसे करना है, क्या करना है, वो अब मुझे तय करना है। तो उनका इतना ही था कि इस कमीशन को जो इसकी छवि खराब हो गई, छवि खराब हुई, उसका देखिए नुकसान क्या हुआ है मैं बताऊँ। सेकेंड फेज़ की हमारी कुछ बिल्डिंग्स बननी थी, वहाँ लैब बननी थी, हमारा पूरा पैसा नहीं दिया इन लोगों ने साथ, क्योंकि छवि खराब होगी। तो उन्होंने कहा साला इसको जिंदा रखना है, नहीं रखना। अब मिला हमें वो पैसा। तो सेकेंड तो हम उनका ये था कि भाई इस कमीशन को बिल्कुल पारदर्शिता से, बिना किसी बदमाशी के, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि उसको परफेक्ट करिए। तो हम उसी पर हम लोग कर रहे हैं, और बहुत हद तक हम शामिल उसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश देखिए, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा 24 घंटे।
ओके। देखिए वीवीआईपी ड्यूटी में जब आप जाते हैं तो जब एडिशनल डीजी ब्रीफिंग करते हैं वो कहते हैं साहब एक गलती हुई तो वीवीआईपी ड्यूटी खत्म हो गई आपकी, आप गए। वही यहाँ भी है, एक गलती से आपका पूरा सिस्टम खत्म कोलैप्स कर आपने एक एसओपी बनाई है, उस एसओपी का पालन होगा। हमारे यहाँ किसको जैसे एग्ज़ाम के सेंटर में किसको क्या करना है हर चीज़ हमने बना रखी है। आज मैं वहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मुझे क्या करना प्रॉपर दिखाया हो, उस पर रिपोर्ट देगा हमें फिर। तो हर आदमी की एसओपी बन गई, हर आदमी को क्या करना है उसको क्लियर है। ओके। दो और बात, एक आबकारी सिपाही परीक्षा का रिजल्ट और दूसरा एलटी आर्ट का रिजल्ट। ये एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर हम आपसे पूछें। आबकारी का मेरे ख्याल से सारा रिजल्ट निकल गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऐसा आजकल में निकल रहा है, मतलब इस हफ्ते उसका हम रिजल्ट निकाल देंगे फाइनल। आबकारी का, ओके। एलटी का रिजल्ट हमारा अगले 10 दिन में हमारा तैयार हो गया। जो आपने कहा ना सिलेबस के ऊपर जो बवाल था वो एलटी के ही थे। ओके। तो इसी वजह से डिले हुआ। इसी डिले हुआ। तो उनके ऑब्जेक्शन में अभी 2 दिन पहले सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए हो। अगले मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 दिन लगेंगे, अगले महीने भर दिसंबर से पहले हम रिजल्ट निकाल देंगे उसका, फाइनल सिलेक्शन भी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं? जो आपके कार्मिक हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं? हमने जब हम लोग आए थे शुरू में यहाँ तो कि भाई आप कैसे करें क्या करें, फिर मैंने इनको फिर एक ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में पहले तो मैंने इनको 2 दिन 3 दिन लेक्चर मारी, वहीं बात करी मोटिवेशनल टाइप का। तो आपने पुलिसिंग स्टाइल में किया? पुलिसिंग स्टाइल में मैंने कहा देखिए अगर गलती करोगे, एक तो होता है कि गलती हो गई, एक होता है नोइंगली करोगे। अगर गलती हो गई हो सकता है काम करोगे तो मैं माफ़ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर जानबूझ के करोगे तो फिर सीधे वही है, जगह पर कोई और जगह बचती नहीं आपकी। उनको मैंने बताया, उनको देखिए जब शुरू में मैं आया, होता है देखिए जी बहुत बड़ा समस्या थी कमीशन में, एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे थे हम, इसने तो नहीं किया, इसने तो नहीं किया। उनको नॉर्मल करते करते मुझे 3 महीने लग गए। उसके बाद फिर मैंने इनको कई फेजेस में ट्रेनिंग किया। मैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग कराने ले गया इनको एक लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग करने ले गया। फिर एक ट्रेनिंग मैंने अपनी यहीं कराई, मैंने कहा यहीं कराओगे ट्रेनिंग, मैं देखूंगा तुम क्या करो, मैं भी बैठूंगा ट्रेनिंग में। अभी फिर एक कोर्स करा रहे हैं हम लोग। ओके। तो लगातार इनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनकी ट्रेनिंग इनको लगातार, और जो किताबें हैं पढ़ना है, रूल्स रेगुलेशन, उसको अपडेट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे बढ़ेगा, अच्छा होंगे। तो आपके पास पर्याप्त कार्मिक हैं? जो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए पर्याप्त है आपके पास? जो मैंडेट आपको मिला, जैसे 2025 तक आपने कहा कि नियर अबाउट 5000 लोगों को आप रिक्रूट करने जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा स्टाफ बढ़ाने का एक किया था, 2019 में किया था, तभी फाइल चलाई होगी, और उसमें भी धीरे धीरे करते फिर हमारा जब मैं आया तभी मीटिंग हुई, और फाइनली करीब 19। दोबारा बताइए, 2019 में कभी भेजा आपने कार्मिकों को बढ़ाने की फाइल चलाई, चली होगी, और हम 2024 के सितंबर लास्ट में बात कर रहे हैं। बीच में भी हुआ था, उसमें कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन फाइनल एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा हूँ। अभी एक लास्ट फिर अभी हुआ है, मेरे ख्याल से करीब 16-17 पद एक्स्ट्रा हमको दे रहे हैं वो लोग। और मैंने अभी सीएस साहब से बात भी किया था, मैंने कहा सर इसका आप जियो करा दो, इसका कैबिनेट लेकर के पद सैंक्शन करा दो। उसमें देखिए 2 चीज़ों के ऊपर हम। तो क्या फाइल पास करने की कोई पंचवर्षीय योजना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो ये फाइल है, पता लगता है कहाँ रखी है आपने। बिकॉज ऑलमोस्ट 5 years तो हो ही गए ना, 2019 2024 लास्ट में। पुराने को छोड़िए, 2022 के बाद बेसिकली हमारी 2 प्रॉब्लम है। आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज है, फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट से लेकर के हर चीज़। मेरे पास कोई आईटी का आदमी नहीं था, अब सैंक्शन उन्होंने कर दिया है, अब जियो होगा तब, लेकिन फिलहाल आउटसोर्स से रखते हैं। लीगल देखिए अब आप, एवरेज 2 से 3 मुकदमे का हाई कोर्ट का हमारा एवरेज था पहले। ओके। और जब मैं आया तो 500 केस थे हमारे पास, UKSSC के 500 केसेस थे। जो उसको डील कर रहा था वो पीडब्ल्यूडी का ओएस टाइप का था, ऑफिस स्टूडेंट होते हैं ना, कभी रिटायर हो गए थे, जिन्होंने कभी लीगल चीज़ देखी नहीं, वो उसको ऐड करता था। अरे खैर उनको तुम जाओ नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने फिर तो उनको भी भर्ती गोलमोल तरीके से किया गया। वही सब आउटसोर्स पर रखते हैं ना हम लोग। अभी हम लोग का, अभी आप देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बट सर एक चेन ऑफ लॉयर्स रखी जाती है जो डिफेंड कर सके, आपकी बातें रख सके। हाई कोर्ट में हमारी सरकारी एडवोकेट पर नहीं, हम अपना पैनल रखते हैं, और हमारे पास 138 मुकदमे रह गए केवल। ओके, 500 में से निपटा दिया इतने हम लोगों ने। और हमें इतना अच्छा ये बता कि हमें इंटरिम रिलीफ पिटिशनर को ना हो, इसका हम प्रयास करते हैं। जैसे कोई रिजल्ट निकाल लो, स्टे कर दें, हमको सुनते हैं, मतलब हमारी पक्ष को सुने, उसके बाद जो भी होगा। लेकिन हमारी मजबूत एडवोकेट का पैनल है हमारा। यहाँ भी हम लोगों ने एक एसआई, मुझे वर्तमान डीजी साहब ने पहले वाले अप्लाई किया था, मैंने पुलिस वाला दे दो हमें, तो अब वो फाइनल पहले 3 महीने के लिए दिया, अशोक कुमार साहब थे, तो मैंने कहा साहब 3 महीने के लिए क्या करूँगा, तो मुझे एक एसआई मिल गया है,
जो हमारे यहाँ आरओ की तरह काम करता है, तो इस मामले में एक्सपर्ट रहता है क्योंकि पुलिस में तो रोज़ एफिडेविट लगाने पड़ते हैं कोर्ट में, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई। और एक मैंने रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी रखा है, लीगल लॉ का ही है, तो उससे लॉ से अभी इसमें पद सैंक्शन होगा जो नए वाले में, जब जियो होगा तो उसमें हमारे लॉ अफसर एक आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बाकी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आप फुलफिल कर रहे हैं और जो दूसरों को रिक्रूट कर रहा है वो खुद रिक्रूटमेंट के इंतजार में बैठा है। बिकॉज इससे क्या है ना मार्तोलिया साहब, हमारे डिस्कशन से एक बात निकल के आई कि ब्यूरोक्रेसी इतनी लथार्जिक नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पे कमेंट नहीं कर रहा, बट उस स्टेट की हाल क्या होगा जहां पर 10-12 कर्मचारियों के लिए एक फाइल पिछले 5 साल से घूम रही है। मतलब जिसको कहते हैं एक बहुत एक दुख भरी स्थिति है। जो काम 10 दिन में हो जाना चाहिए, 20 दिन में हो जाना चाहिए, वो 5-5 साल ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने स्टेट को आगे ले जाना है, उसकी ग्रोथ को आगे ले जाना है, वहाँ खुशहाली लानी है, तो आपको फैसले करने होंगे। वो हाँ भी हो सकते हैं, वो ना में भी हो सकते हैं, बट आप अनिर्णय की स्थिति में नहीं हो सकते। निर्णय हो जाए वो बेटर है। अब देखिए कमीशन की बात में आप जैसे आपने कही, हमारे पास जो सैंक्शन पद थे हम उसी को भर्ती नहीं कर पाए। अब सोचिए, हमने भर्ती किया था। अब आप सोचिए, हाँ। जो सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज फुलफिल कर रहा है, उसकी अपनी वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हुई है। तो अभी हम लोगों ने इस वाले में हम लोग कर रहे हैं। पिछले बार कभी भर्ती नहीं की हम लोगों ने, आरओ की भर्ती कभी नहीं की हम लोगों ने। क्यों नहीं की? हम दूसरे को आरओ भर रहे हैं, अपने आरओ क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हम लोग अपने जो हमारे पास 5 या 7 वैकेंसी मेरी अपनी भी थी, वो भी इसमें कर रहे हैं अभी हम एक साथ। तो आज मतलब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आप इंश्योर कर सकते हैं उत्तराखंड के उन नौजवानों को कि आप ट्रस्ट करिए, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, वही केवल आपको आगे ले जा सकता है, और कोई रास्ता आपको नहीं चुनना है। जो अभी तक चल रहा था वो बीत गई बात। आज आपकी मेहनत और आप उसी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं बार बार ही कहता हूँ, अपने पे विश्वास करिए ना। आप ये एग्ज़ाम पास नहीं, कोई बात नहीं, उससे सीखिए कि कहाँ में कमी रह गई, और अपने मेहनत पर अगर विश्वास करोगे तो आप बिल्कुल सफल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन शॉर्टकट जाने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। देखिए, एक मजबूत एक नकल विरोधी कानून हमारे स्टेट में पहला स्टेट मैं ये पूछना चाहिए, उसका इम्पैक्ट है? एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट है उसका। आज एक लड़का 4-4 जगह क्यों निकल रहा, एक बच्चा 4 जगह निकल रहा। हमने ऐसे भी देखे, एक बच्चा एक जगह 90 नंबर ला, दूसरा 35 नंबर आ रहा है। ये भी हम लोगों ने देखा है। तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ उस तरह के जब आते हैं तो फिर हम उसको सक के दर्ज देखिए, उसका पूरा बैकग्राउंड देखो क्या है। और हाई स्कूल में 36% लेके पास हुआ, और यहाँ 90% लेके, हाँ। तो फिर उसके हम लोग कई बार उसको वो मुन्ना भाई की कैटेगरी में आ जाता है। होता है। तो इसलिए अगर लड़के 3-4 जगह निकल रहे हैं, तो जिसका बहुत बड़ा एक सपोर्ट आप कह सकते हैं। सपोर्ट देखिए, सिस्टम का सपोर्ट तो है ही है, एक कानून का सपोर्ट भी है। जो कानून पहले भी था, लेकिन उस कानून उतना मजबूत नहीं था जिस हिसाब से इसमें पिनल इसके एक डेटरेंट के तौर पे काम कर रहा है। देखिए, 5-5 साल तक डिबार अगर कोई बच्चा हो गया तो उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और 50 लाख रुपए जुर्माना और हो गया, घर बार और बिक जाएगा उसका। तो उसका एक मजबूत उसका इम्पैक्ट है, और इसीलिए बच्चों को मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। शॉर्टकट या किसी के बहका में आकर करोगे, ये सब चीज़ें फिर आपको झेलनी होंगी। फ्यूचरिस्टिक आपके क्या प्लान्स हैं? बिकॉज काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट्स आप करने जा रहे हैं। आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, किस तरह से आप इंश्योर करेंगे? क्योंकि आप देखिए ना, आप ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी बातें आ जाती, जैसे यूपी में भी इतने बड़े पैमाने पे नकल हो गई। उन्होंने सारी कोशिशें लगाई थी, पूरी ताकत झोंकी थी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपने क्या तैयारी की है? हम लोग कुछ चीज़ों पर काम करने की कोशिश करें। एक तो 2 टियर तो आपसे चर्चा हो ही गई है। अब नकल या बढ़िया एग्ज़ाम कैसे हो, क्या हो, सीसीटीवी की बात आती है। अभी तक सीसीटीवी हम लोग क्या करते हैं कि केवल गेट पर कंट्रोल रूम में रखते हैं, रूम में नहीं लगाते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ा खर्चा होता है। तो अभी हम लोगों का प्रोग्राम ये है, हम टेंडर पर जा रहे हैं अभी, कि हम लाइव टेलीकास्ट होगा, लाइव दिखाई देगा मुझे कि किस रूम में क्या हो रहा है। इसी तरह AI बेस्ड सीसीटीवी भी आ गए हैं। AI बेस्ड सीसीटीवी बहुत इफेक्टिव है, और बहुत डिटेल कुछ जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमने अभी 2 कैमरे लगाए थे पिछले एग्ज़ाम में, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। आप थोड़ा सा नॉर्मल थोड़ा सा बिहेवियर आपको आएगा तो ऊपर आपको तंग करेगा, अलार्म बजेगा, लेकिन सिस्टम आपको अलर्ट करेगा। जैसे उसने हमको ये बताया कि सेंटर के बाहर बहुत भीड़ है। क्यों भीड़ है? तो इमीडिएटली फ़ोन किया, SSP गए थे, SP सिटी गए थे हरिद्वार वाले, बोले सर बगल में क्रॉसिंग है, तो भीड़ दिख रही है हमें।
एक तो लाइव हो गया, हर कमरे का हम यहाँ बैठ के कंट्रोल में देखेंगे कि कमरे में क्या हो रहा है। दूसरा ये हो गया आपका AI बेस्ड, इसको हम लोग करने जा रहे हैं, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब कई लोगों का थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा तो हम आइरिस पे भी काम करना चाह रहे हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि पूरे प्रदेश में एक ही रूल बने, एक नियम बने, वो हम शासन को संदर्भित कर रहे हैं, इस पर विचार हो, ताकि हमारे एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम साल में करें हम, और 3 एग्ज़ाम में आराम से हो भी जाएगा। अदरवाइज़ हम साल भर एग्ज़ाम करते भी रहेंगे तो वैकेंसी रहेगी और सारे एग्ज़ाम आपको टाइम बट इतनी डिले प्रैक्टिसेस में आपको लगता है आपका ये काम इतनी तेज़ी से हो नहीं, मुझे एक अच्छा ये लगता है कि अभी इस बीच जो भी हमारे पास आए, अगर हमने उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट से बात की, उनके नोडल से बात किया, हमारे नोडल ने बात किया, तो वो चीज़ों को हम आसानी से, उसका एक फ़ायदा मैं भी खुद बात करता हूँ। मैं अगर किसी HOD से नहीं आया तो नहीं सुन रहा है तो सचिव से बात कर लें, या वो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको ज़रा बताइए आप, तो उससे हो जाता है। दूसरा, मेरे पास एक नए कुछ मेंबर आए हैं जो सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम में वो सबको जानते हैं कि भाई छोटी सी गलती, एक छोटा सा लाइन से हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप ठीक करिए। तो 1 to 1 भी हम बात करते हैं। हम करस्पॉन्डेंस चिट्ठियों पर विश्वास नहीं करते। अब जिसको जल्दी करना है, अब बात करिए, उनको बुला लीजिए, उसको ठीक करिए। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि एक ही उसमें गवर्नमेंट को रिफ़र करेंगे, गवर्नमेंट उसमें निर्णय ले, शायद वो होगा भी। उसमें मेरे ख्याल है इनके एडिशनल सेक्रेटरी भी गए थे। और दूसरा, एक हम ये सोच रहे हैं कि जैसे अब एक पेपर बना आपका, वो पेपर आउट हो गया, ये हो सकता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब थोड़ा वही वित्तीय समस्याएं रहेंगी, उस पर भी चर्चा करनी है हमें। हम 3 पेपर बनाएंगे। ओके। 3 पेपर में कौन सा पेपर जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, वो डिसाइड बोर्ड करेगा रैंडमली। ठीक है, सुबह जैसे आज पेपर जाने हैं 8 बजे, 7:30 बजे बैठे, पकड़ी एक चिट, A सेट जाएगा, D जाएगा, वो डिसाइड होगा। तो ये भी नहीं कि अगर मेरा आदमी करना भी चाहे तो उसको नहीं पता कौन सा सेट जाएगा। अगर प्रिंटिंग प्रेस बनेगा उसको नहीं पता मेरा जाएगा नहीं जाएगा, तो उस पर हम लोग, उसका खर्चा क्या होगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी होगी कि उसको ट्रांसपेरेंसी तो आ जाएगी ना। हाँ। बहुत ज़्यादा होगी, उसका हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मॉडरेशन करते हैं पेपरों का, हम 3 स्टेज पे जा रहे हैं। पहले वो होता था कि एक बना दिया वो चला गया, अब नहीं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पर उस पर, ताकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सिलेबस सब जा कर के टैली हो, उसके हिसाब से उसको करने जा रहे हैं हम लोग। उस पर हम लोग काम करेंगे। एक और आपने देखा होगा कि अभी जो नीट के एग्ज़ाम जो बदमाशी हुई वो प्राइवेट कॉलेज से हुए, प्राइवेट कॉलेज से हुए। तो उसमें ये भी था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, किसी का एडेड कॉलेज है या किसी आदमी का कॉलेज है। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल में जाएंगे उत्तराखंड में। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज, कम हो गए तो एडेड कॉलेज, और बहुत ही वर्षों तक प्राइवेट कॉलेज पे, उस पर हम काम कर रहे हैं कि हमारा सेंटर जो है वो सरकारी कॉलेज ही होगा। हम प्राइवेट पे नहीं करेंगे। प्राइवेट में कौन टीचर है, क्या है, हमको नहीं पता। कम से कम सरकारी जो है उसको तो पता है कि मेरे टीचर सरकारी हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं कि हम सेंटर प्रेफर करेंगे सरकारी कॉलेज को। ये हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं। और उसमें अभी बल्कि इलेक्शन से भी हम लोगों ने बात किया है। हर इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है हमारा, उनके पास पूरे स्टेट का कॉलेज का लिस्ट होगी, हाँ, डेटा होता है, उससे हम ले रहे हैं और उसको फिर उस पर हम लोग का अगले एग्जाम पर सर सेंटर भी, कई लोग ये भी कह रहे थे कि साहब ज़्यादातर सेंटर प्लेन एरिया में है, तो पहाड़ के व्यक्ति को बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है और कई बार रास्ते ख़राब होते हैं, कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब मान लीजिए अल्मोड़ा वाला है, उसको रानीखेत, द्वाराहाट, इतना सफ़र, तो क्यों नहीं हम पहाड़ में सेंटर बनाने पे ज़्यादा फोकस करते? पहाड़ में जैसे जब लड़के ज़्यादा होते हैं तो हम पहाड़ को पे जाते हैं। और कभी इस बीच में मैंने कहीं अभी जब बल निगम का जो फिजिकल हुआ था, मैंने पहाड़ पे कराया, सब प्लेन्स में नहीं कराया। अल्मोड़ा कराया, पौड़ी कराया, पहाड़ में ले गया उनको, पहाड़ में काम कर रहे हैं लोग। दूसरा, जो तहसील लेवल पर जाने में तब जा पाएंगे हम लोग तहसील लेवल जब हमारी स्टूडेंट की संख्या 2 लाख से ऊपर जाएगी, 2.5 लाख के आसपास। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हमारा 2-2.25 लाख का अभी तक हुआ है स्टेट में। ओके। और एक इंटरेस्टिंग डाटा आ रहा है सामने, मैं उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। पहले रजिस्ट्रेशन होता था करीब 2,25,000 30,000 के आसपास एक एग्ज़ाम के लिए, बड़े एग्ज़ाम, विशेषकर जो ग्रेजुएट लेवल होता था और कनिष्ठ साइज जिसमें जनरल पेपर होते हैं, और एग्ज़ाम में बैठते थे 52% या 48 to 52%, ये आंकड़े थे। अब पहले ओके।
अब रजिस्ट्रेशन डाउन हो गया है, 1.5 लाख लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, 1.5 लाख तक। और अटेंडेंस हो जा रही है हमारी 62, 65, कुछ एग्जाम में 80 तक जा रही है। तो ये इतना क्यों हो रहा तो है? ये ट्रेंड क्या दिखाता अब है? मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए बच्चे तो हर साल बढ़ेंगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। परसेंटेज बढ़ना तो समझ में आता है, क्योंकि चलिए यूके SSSC पे एक विश्वास आ गया कि साहब फेयर मौका मिलेगा, चलिए कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन कम हो रहा बट है, रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा इशू है। रजिस्ट्रेशन कम है, अटेंडेंस जो अपियर हो रहे हैं उसका वो बेटर है। ऐसा क्यों ट्रेंड आया, मैं देख उसको उस पर थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे? दोनों चीज़ें बट इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ना, आज न्यूज़ थी कि बेरोजगारी में हम लोग नेशनल एवरेज हमारा से ऊपर आ गए हम लोग। ये एक अच्छी खबर ये है। अच्छी खबर है। इसका मतलब काफ़ी लोग अपने सेल्फ हेल्प में निकल के अपने कारोबार कर रहे हैं। 15 साल से लेकर के मेरे ख्याल है 79 तक का कुछ आंकड़े आए हैं। ये बहुत अच्छी खबर हमारे लिए है। अगर लोग स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं तो इस पर भी यहाँ पे प्रेशर कम होगा। बट रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं, आप मानेंगे? रिकॉर्ड भर्ती हुई। हाँ, देखिए और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट ने मुझे लगता है हिम्मत भी दिखाई है, बिकॉज जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हमें अलाउ नहीं करती है कि हम इतने सारे रिक्रूट्स करें। बिकॉज आज ही अगर आप देखेंगे आपके बजट का एक बड़ा भाग जो है 45% के आसपास वो सैलरी, पेंशन और उसमें चला जा रहा है। तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये भी एक तरह का रिस्क ही है, आपके रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन आप फिर भी रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। देखिए ठीक बात है, गवर्नमेंट के ऊपर तो दिक्कत है ही, जो आप कह रहे हैं उसके बिल्कुल है। लेकिन अब उसको लेकर के आप लड़के क्या करें, जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ रहे हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं। देखिए हमारे पहाड़ की एक मानसिकता है, हम लोग जो नौकरी चाहते हैं, ठीक हो ना। बहुत बड़ा परसेंटेज पहले हमारा फौज ले लेता था और पैरामिलिट्री लेता था। और जब से आपने देखा ना, अब स्टेट बनने के बाद हमारा कोटा कम हो गया, तो बच्चे हमारे फौज में कम जा पा रहे हैं। तो इसलिए प्रेशर तो होना ही होना है। इसलिए है, अच्छा है, कम से कम आप एक नहीं, साल में। ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है कि भाई आने वाले समय में हम ना बहुत रेवेन्यू बड़ा बढ़ाएंगे decision लेकिन अपने बच्चों को नौकरियां दें। बहुत बड़ा डिसीजन है ये। और एक गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव साइड देखिए कि आप बेरोजगारों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अब देखिए जहाँ जरूरत पड़ रही है आप उसका एज भी बढ़ा रहे हैं। जनरली आप किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे, वो आपको एडवाइस करेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना, आपका सैलरी का स्लैब बढ़ जाएगा, आपके ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाएगा। अभी एक न्यूज़ था अमित नेगी जी जब जाने से पहले, कि उनने शायद ये सभी डिपार्टमेंट में लिखा कि साहब जो वैकेंसीज हैं बिना हमारे अप्रूवल के आप नहीं करेंगे। पहले क्या होता था कि जैसे मेरी वैकेंसी मैंने भेज दिया भर्ती, अब क्या होता है कि फाइनेंस का बिना फाइनेंस के अप्रूवल के उनकी वो नोटिफिकेशन पूरा जारी किया गया था। नेचुरली वो इसलिए था, 15 फाइनेंस कमीशन को भी ये कहा गया था कि साहब हम आगे अपना ये खर्चा कम करेंगे और हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे ताकि हम अपनी एसेट जनरेट करें। बट वो पॉलिटिकल डिसीजन है साहब, कोई भी सरकार ले सकती है कि हमें अपने युवाओं को नौकरियां देनी है। नहीं, अब देखिए ना, जैसे आउटसोर्स कर रहे हैं हम लोग। आउटसोर्स में अब देखिए खबर छपती रहती है, साहब पीआरडी जवानों ने आंदोलन किया, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं पेपर कल परसों न्यूज़ में था, कहीं था कि हमको नौकरी दीजिए, अब हमको काम नहीं मिल रहा, रजिस्टर्ड पीआरडी हैं हम लोग। तो जो आउटसोर्स से पीआरडी आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आउटसोर्स से हमारा अच्छा खासा नंबर है, टोटल जो हमारी स्टेट की स्ट्रेंथ है उसके आधे से ज़्यादा होंगी जो आउटसोर्स से हैं। बट सर, ये आउटसोर्स भी आने वाले समय में बड़ा चैलेंज होंगे, क्योंकि जब कभी ये आएगा कि समान काम के लिए समान पे देनी चाहिए, देन सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तब सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। इतनी बड़ी आउटसोर्स जो आपने पूरी संख्या बल रखी है, उसको आप कैसे पे करेंगे? इतने फाइनेंसेस आपके पास है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है फॉरेस्ट का, हाँ, यही चल रहा है प्रकरण। अभी कहीं समान वेतन कर दें तो फिर भर्तियां तो बंद ही करनी पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मतलब बड़ा उस पर डिसीजन लेना इतना आसान थोड़ी है। तो मारुतुल्य साहब, आखिर में मैं आपका ये पुलिस वाला रॉब काम आया, यूके SSSC में पुलिसिंग का अनुभव आपका काम आया? देखिए पुलिस में उसका मेरे को काफ़ी फायदे इसलिए हुए कि अगर मैं पुलिस से कोई हेल्प मांगता नहीं, हूँ, आपको चयन भी इसीलिए किया गया होगा कि पुलिसकर्मी है और मुझे जनपद लेवल पर अगर मदद चाहिए, या मुझे इंटेलिजेंस लेवल पर चाहिए, या मुझे विजिलेंस लेवल पर चाहिए, या डायरेक्टर जनरल से लेवल पर चाहिए, तो मेरे लिए वो आसान है, एक्सेस है ना। तो मैंने पहले ही मीटिंग अशोक कुमार जी की की, मैंने कहा सर मैं तो एग्ज़ाम कराऊंगा लेकिन आपको ओन करना होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जो आउटसोर्स में बंद कर रहा हूँ आपको करेंगे उसको। मैं किसी की तलाशी, मेरा एक बाजार का आदमी क्यों करेगा भाई, आप पुलिस वाला करे,
कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया, प्रॉपर ऑर्डर हुए। उसका फ़ायदा मुझे शासन से भी हुआ कि आप जाके अपनी बात करो, चीफ सेक्रेटरी से बात करो, चीज़ें करो। इसमें एक बहुत अच्छी चिट्ठी ओम प्रकाश साहब ने 2020 में लिखी है, हमारे इस कमीशन ने बनाया वो ड्राफ्ट। उसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आज ही चीज़ आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। वहाँ उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि अगर आपको आदमी चाहिए, होमगार्ड और पीआरडी का प्रशिक्षण कराएंगे आप 2 महीना पहले, कैसे एग्ज़ाम ड्यूटी होगी, यहाँ तक गए हैं वो। अब उसको हम पूरा इम्प्लीमेंट करें तो हर आदमी बिल्कुल मोटिवेटेड रहेगा, हर आदमी पूरा चार्ज रहेगा, उसको पता लगेगा मुझे क्या करना है। और दूसरा, मैं बार बार यही कहता हूँ सभी लोगों को, मेरा ये है कि जब पहला एग्ज़ाम मैंने कराया था बवाल के बाद, छोटा एग्ज़ाम कराया था सचिवालय सुरक्षा का, 5-6 हज़ार बच्चे थे। लेकिन मैं जहाँ जहाँ सेंटर था खुद गया 3 दिन पहले, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी और सीईओ से और ट्रेजरी ऑफिसर से 1-to-1 मीटिंग की मैंने कहा पार्टनर बिल्कुल इलेक्शन मोड पे चले जाओ आप, छोटा एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम मत करिए। इलेक्शन में जैसे करते हैं ढाबे की चेकिंग करो ये 2 दिन पहले, बॉर्डर पे चेकिंग करो, बार की चेकिंग करो। अचानक किसी आउटस्कर्ट्स के रिसोर्ट भीड़ तो नहीं इकट्ठी हो गई, वो जो सॉल्वर गैंग चलते हैं, ऐसा तो नहीं हो गया। तो उनको मैं सेंसिटाइज करता रहता हूँ। आज भी जो पेपर आता, सब जगह नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन फ़ोन जरूर करता हूँ कि ये एग्ज़ाम है, ये आपको करना है। एक डिटेल इंस्ट्रक्शन मैंने अभी 2-3 दिन पहले भेजे हैं। पिछले 5-6 एग्ज़ाम में जहाँ कमियाँ दिखाई दी मुझे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेक्टर मजिस्ट्रेट लेवल पर, जो भी वहाँ ड्यूटी पर लगते हैं, उसका एक बहुत ऑब्जर्वेशन बना के मैंने सबको चिट्ठी लिखी कि भाई बहुत अच्छा आपने किया, इतने एग्ज़ाम हुए, लेकिन ये कमियाँ थी, उसको आप अगले एग्ज़ाम में इसके दुरुस्त करिए। तो मैंने डिटेल भेजा है। ओके, एक लास्ट सवाल और आ गया है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति कब आएगी? ये तो नॉन स्टॉप चलेगा, बिकॉज आपसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पुलिस विज्ञप्ति का इसमें डेट होगा। देखिए डेट फिक्स है उसमें, जो मैंने दिया है। अच्छा, जो आपने शेड्यूल जारी किया उसमें होना है, तो उससे 3 महीने पहले विज्ञप्ति आएगी। ओके, 3 मंथ का टाइम, 3 महीने चाहिए हमें। तो उसकी जो एग्ज़ाम, उस डेट फिक्स हो गई मेरी, उस डेट को एग्ज़ाम होगा। और नहीं, फरवरी 1 या 2 तारीख से उसका फिजिकल होना है। ओके, डेट है इसमें, अगर आप कैलेंडर आपके पास हो, हाँ मैं बताऊं आपको, उसकी डेट फिक्स है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। विज्ञप्ति खैर आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन इसका एग्ज़ाम का डेट फिक्स कर दिया हम लोगों ने। कांस्टेबल फिजिक्स 1 फरवरी से। ओके, पहले जनवरी सोच रहे थे हम, जनवरी में थोड़ा सा तराई पे दिक्कत हो जाती है, फॉग वॉग हो जाता है। पिछले बार जब इनका SI फॉरेस्टर का हुआ था, बड़ा खर्चा हुआ हमारा कि साहब हमें अलाव की व्यवस्था करिए, कोल्ड वेव चल रही, अच्छा, लकड़ी देनी पड़ी। हाँ, तो मौसम का भी ध्यान रखना होता होगा। 1 फरवरी से इनका फिजिकल है, और जो डेट है इनका रिटर्न उस हिसाब से होगा। मारतोलिया साहब, आप आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक इकबाल वापस लाने की जो कोशिश की है UKSSC की, उसने हमारे बच्चों को एक भरोसा दिया है कि नहीं, हमारा टैलेंट ही हमारी असली ताकत है। तो मुझे लगता है कि जब हम एक पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करते हैं और अच्छे बच्चे निकल कर आएंगे, मेहनती बच्चे निकल कर आएंगे जिन्होंने चैलेंजेस झेले, तो मुझे लगता है सिस्टम में भी वो बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए एक आदमी को भर्ती करते हैं आप, तो 60 साल तक नौकरी करेगा, 60 ईयर्स में रिटायर होगा। उसको गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना है, डिलीवरी करनी है सिस्टम में। अगर वहाँ अच्छे लड़के गएंगे तो आपका स्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो बेस्ट बच्चे हैं मेहनत से वो जाएं, और जो शॉर्टकट वाले अपना काम करें, रोजगार करें। बड़ा अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में UKSSC के चेयरमैन GS मारतोलिया साहब थे। उन्होंने UKSSC में रिफॉर्म को लेके बात की, उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है उसको लेके बात की, साथ ही साथ जो कई सारे जो छात्र तैयारियां कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं की, उनके जो सवालात थे, हमने वो सारे सवाल उनसे पूछे। अच्छी बात यह है कि आपके लिए जो सबसे बड़ा भरोसा है वो ये है, अगर आप मेहनती हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये सिस्टम पारदर्शी तरीके से आपके हित में काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास पॉडकास्ट को देखने के लिए।